हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक फ्यूचर मार्केट कवर करेंगे। फ्यूचर मार्केट होता क्या है? इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था फ्यूचर के बारे में। उसमें हमने देखा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब किसी व्यापारी और जब किसी ग्राहक के बीच, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट बनता है किसी फिक्स डेट पर और फिक्स प्राइस को लेकर, जहाँ पर ग्राहक क्या करता है, किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए एक फिक्स्ड प्राइस पर फिक्स डेट पर एग्रीमेंट बनाता है। ठीक है, तो जहाँ पर इस चीज़ की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पर ये चीज़ सेल होता है और बाय होता है, उसे कहते हैं फ्यूचर मार्केट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर मार्केट इज an organized and regulated market where standardized future contracts are bought and sold. The buyer and seller agree to buy or sell an asset at a price on a specified future date. फ्यूचर मार्केट क्या होता है? फ्यूचर मार्केट एक संगठित एवं विनियमित मतलब रेगुलेटेड बाजार होता है। वहाँ पर क्या होता है? फ्यूचर मार्केट में जो एक फिक्स डेट पर फिक्स प्राइस के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है, उसकी ट्रेडिंग जहाँ होती है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर मार्केट कहते हैं। उसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि फ्यूचर मार्केट एक संगठित एवं विनियमित बाजार है जहाँ माननीकृत फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खरीदी बिक्री होती है। माननीकृत मतलब जिसको मान्यता प्राप्त होती है, और मान्यता प्राप्त ट्रेड कौन कौन से है? बीएसई और एनएसई, जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त जो माननीकृत फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी जहाँ खरीदी बिक्री होती है, उसे फ्यूचर मार्केट कहते हैं। इसमें खरीदार और विक्रेता भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर पहले से तय कीमत पर असेट को खरीदने या बेचने का समझौता करते हैं। मतलब अगर किसी असेट्स का प्राइस, मान लो जैसे किसी कंपनी का शेयर है, रिलायंस कंपनी है, उसका शेयर की कीमत आज 100 रुपये है। ठीक है, अब हो सकता है कि फ्यूचर में उस शेयर की कीमत बढ़ सकती है, तो क्या कर रहा है वो विक्रेता उस खरीदार को, या खरीदार उस विक्रेता से क्या करता है, उस कंपनी का शेयर, अदर कोई भी असेट्स है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, या जैसे कि मान लो अदर कोई चीज़ है, प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी किसी प्रकार का असेट है, उसके जो आज के फ्यूचर में मतलब आज की जो प्रेजेंट में उसकी प्राइस है, उसके हिसाब से क्या करता है? एग्रीमेंट करता है। अब अगर मान लो उसका प्राइस आज 100 रुपये था उस शेयर का, और फ्यूचर में उसका प्राइस 500 रुपये या 200 रुपये हो सकता है, वो क्या करेगा, आज की जो डेट है और आज का जो प्राइस है उसके हिसाब से 1 मंथ या 2 मंथ बाद का एग्रीमेंट बनाता है। मतलब उसने क्या किया, उस शेयर को आज 100 रुपये में ख़रीद लिया, जबकि उसकी कीमत फ्यूचर में क्या हो सकती है, 1 से 2 मंथ बाद बढ़ सकती है। पर उसने क्या किया, आज ही डेट पर आज की फिक्स प्राइस के हिसाब से एग्रीमेंट कर लिया। अब वो कहना चाहिए जो शेयर है उसको 1 महीने बाद खरीदे या 2 महीने बाद खरीदे, उसका जो आज का करंट प्राइस था उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा और वो उसको बाय करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? फ्यूचर मार्केट में होती है। ठीक है, अब है कैरेक्टर या फीचर्स ऑफ फ्यूचर मार्केट। इससे कौन कौन से कहना चाहिए फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये देखते हैं। फर्स्ट इसके फीचर्स में आएगा ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, संगठित बाजार। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज। फ्यूचर मार्केट मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के माध्यम से ट्रेड किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, जब आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाया था, तो जो डेरिवेटिव्स में ओटीसी थे, ओटीसी कौन कौन से थे? फॉरवर्ड था एंड स्वैप था। वो कैसे काम कर रहा था? वो जो मान्यता प्राप्त एक्सचेंज होते हैं एनएसई और बीएसई, उसके नियमों के अनुसार काम नहीं करता है। उसके बाहरी क्या होता है, उनके लेन देन और समझौता होता है। बट जो एटीडी के डेरिवेटिव्स थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो किस रूप में काम करते हैं? वो एनएसई और बीएसई जो मान्यता प्राप्त एक्सचेंज है उसके माध्यम से काम करता है। उसके जो नियम है, उसके जो कानून है, ठीक है, जैसे वो रेगुलेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर ऑप्शन काम करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड किए जाते हैं। तो सबसे पहले उसकी विशेषता क्या है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो मान्यता प्राप्त जो ट्रेड होते हैं एनएसई और बीएसई, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसी के नियमों के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड है उसका फीचर्स स्टैंडर्डाइज्ड
कॉन्ट्रैक्ट माननीकृत अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट साइज, क्वालिटी, डिलीवरी डेट एंड सेटलमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट का आकार, गुणवत्ता, डिलीवरी तिथि तथा अन्य शर्तें एक्सचेंज द्वारा पहले से निर्धारित होती है। मतलब जैसे कि अगर आज उस चीज़ का एग्रीमेंट बन रहा है, उसके फ्यूचर जो कहना चाहिए प्राइस के हिसाब से उसका प्राइस कौन सा है, वो किस क्वालिटी का रहेगा, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, वो आज ही तय होगा, वो एक्सचेंज के बाद तय नहीं होता है। जब आज एग्रीमेंट बन गया उसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बनेगा कि उसको कैसी क्वालिटी देना है, उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें होती है, डिलीवरी डेट कितनी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान करके आज की तिथि में वो एग्रीमेंट बनाया जाता है। फिर थर्ड है मार्जिन इक्वायरमेंट। मार्जिन व्यवस्था, ट्रेडर्स नीड टू डिपॉजिट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ट्रेडर को पूरी राशि जमा नहीं करनी होती, केवल मार्जिन जमा करना होता है, ठीक है। मार्जिन मतलब उसका कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ परसेंट। जैसे कि किसी ने उसको 1 से 5 लाख तक का ट्रेड करना है, उसको ट्रेड आगे बढ़ाना है, तो उसका वो मार्जिन कम से कम 50,000 या 20,000 क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका ट्रेड उसको जितना बड़ा करना है उसको पूरा अमाउंट अभी पे करना होगा, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक फीचर ये भी होता है कि आपको ट्रेड में पूरी राशि जमा नहीं करना पड़ता, जो कि जितनी केवल मार्जिन होती है उसी को क्या करना है, पे करना होता है। फिर फोर्थ है डेली सेटलमेंट, मार्क टू मार्केट। प्रॉफिट एंड लॉस आर कैलकुलेटेड डेली। लाभ और हानि का हिसाब प्रतिदिन किया जाता है। क्या हुआ कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया था फ्यूचर डेट एंड फ्यूचर प्राइस के हिसाब से, ठीक है, आपने क्या किया, आज वो सारी चीज़ें कंपल्सरी पूरा कंप्लीट कर लिया, बट जो डेली मुनाफा हो रहा है, मतलब जैसे मैंने शेयर की बात किया, और शेयर आपने आज जिस प्राइस पे ले लिया है और उसका प्राइस कल बढ़ता है, ठीक है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा। और परसों के दिन उसका प्राइस घट रहा है, उसे भी नोट किया जाएगा। जो सारी चीज़ें मतलब आज एग्रीमेंट बना है और जितने उसकी जो एक्सपायरी डेट है तब तक जो भी सारी चीज़ें होते रहेगी, उसका प्राइस कम हो रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब चीज़ों को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है और उसका हिसाब प्रतिदिन दिया जाता है। फिर है हाई लिक्विडिटी, उच्च तरलता। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इजीली। कॉन्ट्रैक्ट को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है क्योंकि आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था फिक्स्ड प्राइस पर, फिक्स डेट पर। आप उसका आपने क्या किया, आपने उसका टाइम अगर एक्सपायरी डेट 1 मंथ बाद की रखी हो, 1 वीक बाद की रखी हो, या फिर आपने 2 मंथ की रखी हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने क्या किया, अगर आपको लग रहा है कि आपका काम इतने दिन में हो जाएगा, ठीक है, या 1 वीक में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी डेट उस हिसाब से फिक्स कर सकते हैं और आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, ताकि आपको जो केस की लिक्विडिटी वो तुरंत प्राप्त हो जाए। फिर क्लीनिंग हाउस गारंटीज। क्लियरिंग हाउस की गारंटी, द क्लियरिंग हाउस इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हॉनर्ड। क्लियरिंग हाउस यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मतलब जिसने बाय किया है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और जिसने सेल किया है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो एग्रीमेंट बना है उसको पूरा करना कंपलसरी होता है, बट ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में कंपलसरी नहीं होता, इसका ऑब्लिगेशन ज़रूरी नहीं होता है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर एंड सेलर दोनों के बीच जो ट्रेडिंग हो रही है उसको पूरा करना कंपलसरी होता ही है। फिर 7th है हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। फ्यूचर आर यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़। फ्यूचर का उपयोग जोखिम कम करने और लाभ कमाने दोनों के लिए किया जाता है। देखो, फ्यूचर ऑप्शन का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, आप फ्यूचर ऑप्शन का यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो आपने क्या किया, आज ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया, आप क्या कर सकते हैं, जोखिम से बच सकते हैं, रिस्क से बच सकते हैं, और लाभ कमाने दोनों के लिए क्या करते हैं, बराबर होते हैं। आपको प्रॉफिट भी होगा और आप रिस्क से बच भी जाएंगे। तो ये क्या है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स होते हैं जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था और अभी फीचर्स में भी आपको 1 बाय 1 क्लियर हो गया। अब है मैकेनिज्म ऑफ फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट की कार्यप्रणाली।
कार्यप्रणाली का मतलब होता है कि फ्यूचर मार्केट कैसे काम करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ उसकी एंडिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनना, उसे पूरा करना, उसका बाय सेल होना, उसकी एक्सपायरी डेट आना और उसका सेटलमेंट को क्लोज करना, ये सारी प्रोसेस 1 बाय 1 होती है जो हम इस मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट स्टेप होती है ओपनिंग और ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग खाता को खोलना। द इन्वेस्टर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट विथ अ ब्रोकर। अब जिस भी इन्वेस्टर को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। एक पार्टी भी हो सकती है, दूसरी पार्टी भी हो सकती है ना। ऐसा नहीं कंपलसरी कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट वहाँ कोई शेयर्स खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो ऑनली आप सिर्फ ग्राहक हो सकते हैं या फिर ऑनली आप वहाँ पर कहना चाहिए विक्रेता हो सकते हैं या खरीदार हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता, आप दोनों पक्ष में काम कर सकते हैं। तो क्या है, द इन्वेस्टर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट विथ अ ब्रोकर। जो भी उसमें कहना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्टर सबसे पहले क्या करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इन्वेस्टर किसी ब्रोकर के पास जो ट्रेडिंग करवाता है, और ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग होती है NSE और BSE में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो इन्वेस्टर है वो किसी भी ब्रोकर से अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएगा। फिर सेकंड स्टेप होती है डिपॉजिट मार्जिन। ठीक है, मतलब जो मार्जिन है वो डिपॉजिट करना, और मार्जिन कितनी डिपॉजिट होती है, उसका कुछ परसेंट, जितना आपको ट्रेड करना है उसका कुछ परसेंट क्या होती है उसकी मार्जिन, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। इनिशियल मार्जिन इन अ डिपॉजिटेड बिफोर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने से पहले प्रारंभिक मार्जिन जमा किया जाता है। जैसे कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मान लो 5 लाख रुपए है, ठीक है, ये क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जितना आप कॉन्ट्रैक्ट अपने ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं, बट मार्जिन उसकी अगर आप 10% ले रहे हैं तो 5 लाख के 10% मान लो जैसे 50,000, तो आपको क्या करना है, ओनली 50,000 पे करना है। मतलब आपको सिर्फ 50,000 ही क्या करना है, मार्जिन जमा करना है, उससे ज़्यादा आपको जमा नहीं करना है। ये सेकंड स्टेप हो गई। अब इसकी थर्ड स्टेप है एंटरिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करना। आपने अकाउंट ओपन करवाया, उसके बाद क्या करवाया, जो आपकी मार्जिन थी, जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, जितना आप ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं उसका कुछ परसेंट, जैसे मान लो 10% आपने 50,000 क्या किया, मार्जिन जमा किया। अब थर्ड स्टेप क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करना। द बायर एंड सेलर एंटर इनटू अ फ्यूचर एग्रीमेंट। खरीदार और विक्रेता फ्यूचर अनुबंध में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर उनका एग्रीमेंट बनना होता है, उसमें क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कौन, विक्रेता भी करेगा और खरीदार भी करेगा, मतलब बायर भी करेगा और सेलर भी करेगा। जो दो पक्षों के बीच ट्रेडिंग होनी होती है, दोनों क्या करते हैं, एक साथ प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप होती है डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। दैनिक लाभ हानि का निपटान करना। गेन एंड लॉसेस आर एडजस्टेड डेली अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य के अनुसार प्रतिदिन लाभ और हानि का समायोजन किया जाता है। अब एग्रीमेंट किसके बीच हो रहा है, एग्रीमेंट दो लोगों के बीच हो रहा है, एक विक्रेता है, एक खरीदार है। अब जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा, तो दोनों पक्षों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच क्या होगा, उसका समायोजन होगा। एग्जाम्पल देख लो, इसकी डे वन प्राइस क्या है, 100 रुपये है। डे 2 क्या है, प्राइस 105 रुपये है। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, ₹5 का क्या हुआ, उस दिन प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेगा, जो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से को प्रॉफिट हुआ है, उसी दिन उसको क्या किया जाएगा, उसके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। अगर लॉस भी होता है तो उसे भी क्या किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप होती है। बट इसमें एक चीज़ क्या ज़रूरी है कि जो बायर है और जो सेलर है, दोनों पक्ष काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच क्या होता है, समायोजन होता है। फिर फिफ्थ स्टेप मार्जिन मेंटेनेंस। मार्जिन मेंटेनेंस मतलब मार्जिन को बनाए रखना। इफ़ लॉसेस रिड्यूस द मार्जिन बैलेंस बिलो द मेंटेनेंस लेवल, एडिशनल फंड मस्ट बी डिपॉजिटेड। यदि नुकसान के कारण मार्जिन न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाए तो अतिरिक्त राशि जमा करनी पड़ती है। क्या कहा गया है, यदि नुकसान के कारण, मान लो जैसे कि मैंने बताया कि आज का प्राइस क्या है, करंट प्राइस डे 1 का 100 रुपये है, और सेकेंड डे प्राइस 105 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 5 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर
100 रुपये प्राइस है और 95 सेकेंड है 95 हो जाए तो क्या होगा, उसको 5 रुपीज़ पर यूनिट लॉस होगा। तो जो 5 यूनिट पर उसको लॉस हुआ है उसे भी क्या चेक किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा और उस लॉस के बदले मार्जिन जो न्यूनतम स्तर तक जा रही है उसके अतिरिक्त राशि जमा करनी पड़ती है। मतलब जो लॉस हो रहा है उसके लिए उसके बदले में कुछ राशि क्या करनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है। फिर 6th स्टेप है क्लोजिंग द पोजीशन को बंद करना। द ट्रेडर में क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्सपायरी डेट बाय टेकिंग ऑन अपोजिट पोजीशन। ट्रेडर एक्सपायरी से पहले विपरीत सौदा करके अपनी पोजीशन बंद कर सकता है। मतलब क्या कहा गया है, जो ट्रेडर है जो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, एक्सपायरी से पहले विपरीत सौदा करके अपनी पोजीशन बंद कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, पहले बाय फ्यूचर किया था, बाद में सेल फ्यूचर कर दिया। पहले वो क्या कर रहा था, बाय कर रहा था, फिर उसने क्या किया, सेल किया। उसके ने दोनों पोजीशन पे काम कर लिया, उसके बाद क्या किया, अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है इसकी फाइनल सेटलमेंट। ऑन द एक्सपायरी डेट द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड आइदर बाय फिजिकल डिलीवरी ऑन कैश सेटलमेंट। एक्सपायरी तिथि पर कॉन्ट्रैक्ट का निपटान भौतिक डिलीवरी या नगद भुगतान किया जाता है। अब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपायरी डेट आती है उस एक्सपायरी डेट के पहले क्या किया जाता है, उसका जो फिजिकल रूप से उसकी डिलीवरी की जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, और जो नगद भुगतान किया जाता है। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी एक्सपायरी डेट के पहले या एक्सपायरी डेट पर उस कॉन्ट्रैक्ट को उसकी फिजिकल डिलीवरी की जाती है। मतलब विक्रेता ने क्या किया, खरीदार को उसकी फिजिकल डिलीवरी करवाई और जो पेमेंट है वो नगद भुगतान किया। मतलब उसके पास कैश आया जो लिक्विडिटी के रूप में आता है। ठीक है, लिक्विडिटी आई उसके पास और क्या किया, फिर लास्ट में सारी चीज़ें फाइनल सेटलमेंट हुई और इस पोजीशन को बंद किया गया। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा था, फ्यूचर मार्केट में हो रहा था। तो फ्यूचर मार्केट की ये पूरी क्या होती, प्रोसेस थी, जिससे हमने क्या मैकेनिज्म के रूप में पढ़ा कि जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, फ्यूचर मार्केट में जो काम हो रहा है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और वो कहाँ पर आके ख़त्म होता है। ठीक है, अब है पार्टिसिपेंट इन फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट के प्रतिभागी। फ्यूचर मार्केट हमने देखा कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, बट अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर मार्केट में काम कौन कौन करता है, उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। फर्स्ट है हैजर्स, मतलब जो जोखिम से बचना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं उठा सकते या जिसको रिस्क से डर लगता है। ठीक है, तो वो रिस्क से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकते हैं। तो हैजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, किसान हो सकता है, निर्यातक हो सकता है या आयातक हो सकता है। तब जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है, जो किसान हो रहा है, मतलब जो प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं जिसको जोखिम से बचना होता है, वो क्या कर सकता है, फ्यूचर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर सेकंड है स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स क्या होता है, जो कीमतों के उतार चढ़ाव से लाभ कमाना चाहता है। अब उसको पता है पहले से कि कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, अगर आज प्राइस कम है तो कल ज़्यादा होगा या आज ज़्यादा तो कल कम होगा, बट वो रिस्क लेकर उस उतार चढ़ाव का भाग बनना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो फ्यूचर मार्केट में लाभ कमा सकता है और उसमें भाग ले सकता है। फिर थर्ड है ऑर्बिट्रेजर्स। ऑर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं, जो अलग अलग बाज़ारों के मूल्य अंतर से लाभ कमाते हैं। अब अलग अलग बाज़ार के मूल्य के अंतर से लाभ कमाना मतलब वो क्या कर रहे हैं, सारे मार्केट को जान रहे हैं, उनको सब पता है कि किस मार्केट में किस शेयर्स का प्राइस कितना है। उसने देख लिया कि इस मार्केट में उस शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपये है, अगले मार्केट में उसका प्राइस क्या है, 70 रुपये है। एक मार्केट गया, वहाँ उसने देखा कि उसका प्राइस कितना है, 120 रुपये है। उसने क्या देखा, सबसे पहले कि जिस मार्केट में उस शेयर्स का प्राइस सबसे कम है वहाँ पर वो गया और उसने वो शेयर खरीदा, और जिस मार्केट में उस शेयर्स का प्राइस सबसे ज़्यादा है उसने बेच दिया। ठीक है, क्या किया, उसने सस्ते मार्केट से ख़रीदा और जो कहना चाहिए जहाँ पर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, हाई है, वहाँ पर बेच दिया। मतलब उसने क्या किया, अलग अलग बाज़ारों के मूल्य के अंतर से लाभ कमाया। तो ये जो सारे होते हैं
किसान, निर्यातक, आयातक, ठीक है, जो कीमतों के उतार चढ़ाव में भाग लेना चाहता है, जो रिस्क उठाना चाहता है, या जो अलग अलग बाज़ारों में काम करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे लोग फ्यूचर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये था फ्यूचर मार्केट और फ्यूचर मार्केट की मैकेनिज्म मतलब कार्यप्रणाली। फ्यूचर मार्केट काम कैसे करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।